है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आते हैं वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जो विदाउट गाइडेंस आते हैं वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट एक हड़बड़ी में दे देते हैं, एक विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम वाली अप्रोच चलती है। और ये एक नहीं है, आई थिंक 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं। तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस बात यह है कि अब कैसे समझा जाए इस एग्ज़ाम को। आई हैव सेड इट मैनी टाइम्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम, बट हाउ शुड वी डू दैट? सो आपने बहुत जगह देखा होगा दैट अ लॉट ऑफ पीपल से दैट यू मस्ट बिगिन बाय रीडिंग द syllabus. Now the entire issue arises that when you read the syllabus, you don't even understand that. And that happened with me as well. In my coaching, I was told that you can go and buy the syllabus. तो मैं गई syllabus खरीदने और मुझे लगा था एक पेज मिलेगा syllabus, but they handed me an entire book of the syllabus and I was like, what is this? How do I even read it? तो 2 दिन तक मैंने वो syllabus पढ़ा और मुझे naturally कुछ भी समझ नहीं आया उस syllabus में। इतनी लंबी लंबी लाइंस लिखी थी एंड आई हैड नो क्लू ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक देयर इज़ समथिंग नोन एज सिक्योरिटी, देयर इज़ समथिंग नोन एज इंटरनेशनल रिलेशंस। सो आई थिंक एकदम फर्स्ट डे अगर आप बिना किसी बैकग्राउंड के आ रहे हैं तो सिलेबस समझना भी मुश्किल ही है। तो इसका क्या उपाय है? अब इसका उपाय ये है कि आप एक नोटबुक लीजिए एंड आप देखिए कि सिलेबस के ब्रॉड एरियाज़ क्या हैं। जैसे एक ब्रॉड एरिया हो गया हिस्ट्री, एक ब्रॉड एरिया हो गया ज्योग्राफी, एक ब्रॉड एरिया हो गया सोसाइटी। आप ब्रॉड एरिया सबसे पहले देखिए, आप एक मैक्रो लेवल से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे एक माइक्रो एरिया में पहुंचिए। इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ओके? डोंट बी स्ट्रेस्ड कि मुझे जल्दी 2 दिन में क्लियर करना है, नो। तो आपने एक बार ब्रॉड एरियाज नोट कर लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू नोटेड डाउन सोसाइटी। नाउ इन सोसाइटी ऑल्सो you can note down the other broad areas in society. For example, society में आपने लिख लिया health हो गया, एक education हो गया, women हो गया. Now you have a list of your broad areas with you. Now when you prepare, keep that list with you which you have made, okay? And keep referring to that list. And slowly आप धीरे धीरे बढ़ेंगे उस point of time पे. And the last thing about starting the preparation I'd like to say is that जो भी आपके मन में वहम है उनको निकालिए. Don't be too focused on memorization of facts. Don't be too focused on questions that are very rare. Don't get scared about कि ये पूछ लिया, Mount Everest की height पूछ ली. No, just focus on understanding the preparation and the issues. Whatever you read, आप एक बेसिक सा न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं फ्रंट पेज का, आप ओलंपिक्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करिए कि हाँ मुझे ये समझ में आया है और ये मेरे दिमाग में बैठा है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन, दिस इज़ वेयर योर प्रिपरेशन बिगिन्स। इसके पहले ना तो आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ना तो आप प्रीलिम्स MCQ सॉल्व कर सकते हैं, ना ही आप सिलेबस समझ सकते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ मेंटल प्रिपरेशन एंड असेसिंग योर सेल्फ। Now I'd come to the second stage, that is prelims. Now we have prelims upcoming also in the next 15 days and it has been asked to me a lot many times कि मैम prelims में क्या किया? So for me I think prelims was the toughest stage because I could not clear the prelims twice. In my first attempt though I had not prepared at all, but in my second attempt I did read for an entire year in 2019 and I gave it. And still prelims नहीं हुआ and so this was very demotivating for me and I actually sat down and I started thinking कि क्यों नहीं हो रहा है prelims. So I think for that I'd like to divide it into 3 separate parts. The first part is the static part. Now for the static part in prelims I did not make any notes. I just referred the books that are there. The standard books that you will get it anywhere in the internet also and in markets also, such as Spectrum for history and Lakshmikant for polity. These standard books, nothing very extraordinary. And this is something that I'd like to tell you people also, that don't start thinking of doing extraordinary things in this exam. बहुत बार ऐसा होता है that हमें लगता है कि हम ये मटेरियल पढ़ लेंगे, हम सबसे बेटर हो जाएंगे। तो ऐसा मत करिए, अपनी प्रिपरेशन को बेसिक रखिए, एकदम बेसिक। सबसे पहले आप ये बेसिक बुक्स पढ़ेंगे, उनको मार्क करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट यू विल स्टार्ट नोटिंग डाउन द थिंग्स दैट यू डोंट नो। वट एवर यू कम अक्रॉस, आपको हिस्ट्री का कोई बहुत अच्छा फैक्ट मिल गया,
आपको ज्योग्राफी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, just note it down. For that I used OneNote or Evernote. I used to make online notes, but आप कुछ भी कर सकते हैं. तो एक बार स्टैटिक पोर्शन आपके हाथ में आ जाएगा तो यू विल ऑल्सो फील वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट. एंड आईड लाइक टू से कि प्रीलिम्स में एक्चुअल में एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू द स्टैटिक एस्पेक्ट ओनली. इवन करंट अफेयर्स जो होते हैं वो मोर और लेस कहीं ना कहीं रिलेटेड हो ही जाते हैं स्टैटिक से. तो आप स्टैटिक पे अपना फोकस पूरा रखिए एकदम 100%. Next part is of current affairs. So talking about current affairs, that is actually a very difficult and a very vast part of this exam. तो बहुत बार आपने सुना होगा कि नई न्यूज़पेपर मत पढ़ो, नोट्स पढ़ लो कोचिंग के. तो here I'd say that both are equally important. Coaching notes can act as a supplemental material, but newspaper reading is very important, and that is one thing that in 2019 attempt I think I did not read the newspapers. बहुत मैं I used to read it like on alternate days. कभी 2 दिन तक नहीं पढ़ा, मन नहीं किया पढ़ने का कि I did not understand the newspapers in the first place. So आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप उठाइए. I started reading online newspapers and there what I used to do is that जो भी मुझे important point लग रहा है, no need to go overboard with note making. आपका time precious है आपके हाथ में and आपको उसको दिन रात लिखने में नोट्स बनाने में स्पेंड नहीं करना है, आपको समझने में स्पेंड करना है टाइम. तो आपको जो important point लगा, either you can just note down one line about it, और मैं जो करती थी मैं लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले लेती थी उस एरिया का मार्क करके PDF में हाईलाइट करके. सो आई हैव अराउंड 1000 स्क्रीनशॉट्स विथ मी इवन राइट नाउ एंड दो स्क्रीनशॉट्स यू कैन कम बैक टू लेटर. नाउ व्हाई इज़ न्यूज़पेपर रीडिंग इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स इज़ दैट बहुत बार हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें याद रह जाती हैं चीज़ें, इवेंट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं याद करूँ तो मुझे याद आएगा कि अभी इंडिया का विजिट हुआ है USA में. तो इफ़ आई हैव रेड इट इन द न्यूज़पेपर देन इट विल बी समवेयर इन माई सबकॉन्शियस माइंड. एंड इफ़ आई सी दैट ऑप्शन इन द प्रीलिम्स तो मेरे को एकदम से स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये सही है. नाउ इफ़ आई ओनली रीड द कोचिंग मटीरियल देन व्हाट हैपन्स, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है. और हम सब की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, जितना भी हम मानना चाहें कि हम सुपर ह्यूमन्स हैं, ऐसा सच नहीं है. तो हमारा ब्रेन एक लिमिटेड फ्रेमवर्क में काम करेगा और हम उसको एकदम इंफॉर्मेशन ओवरलोड दे देंगे तो इट विल बी लाइक एक तरह से एक मेमोराइजेशन टास्क हो जाएगा और वो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो डेली थोड़े थोड़े डोज में न्यूज़पेपर पढ़ना, जो न्यूज़ आपको अच्छी लगे समझना, अप्रिशिएट करना, डिस्कस करना. आप किसी भी तरह करंट अफेयर्स में एक टच बना के रखें क्योंकि वो टच ही बहुत ज़रूरी है आपको प्रीलिम्स क्लियर करवाने के लिए. Now coming to the third part of the prelims is that the MCQ practice. So when I say MCQ, so I'd start by saying that I would practice MCQs daily, 10 questions of any coaching website or 5 questions of any coaching website. That you can do definitely. रोज़ आप करेंगे तो एक तरह से आपका नैक फॉर्म हो जाएगा क्लियर करने का प्रीलिम्स. आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा थोड़ा साइकोलॉजी ऑफ द एग्ज़ाम कि व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन ट्राइंग टू से और वेयर आर दे ट्राइंग टू ट्रिक मी. तो आप डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का एक प्रैक्टिस बना लीजिए. फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू डू इट बिफोर गोइंग टू स्लीप आफ्टर माय डिनर 10 o'clock onwards, 10 PM onwards. I used to sit, I used to read current affairs का कुछ भी किसी भी वेबसाइट पे and I used to do the questions and I made it a habit कि 10 o'clock के बाद मुझे यही करना है बस और कुछ नहीं करना है. I think that is important, MCQ solving. And after some time, when you've actually understood how to solve the MCQs, then you can start doing firstly full mock tests and secondly the previous year papers. And previous year papers, though, I cannot stress enough how much it is important. There are many websites which have compiled subject-wise previous year questions. You can start by doing that. Then you can go on to full previous year papers and you can solve the previous year papers at least 2 or 3 times. Don't think कि एक बार देख लिया तो हो गया, repeat नहीं करेंगे. You know, there are many myths that we don't repeat the questions or UPSC में तो कुछ भी आता है unpredictable. But actually, if you look at the previous year questions, there is a template, and that template, even if 4-5 questions you're able to crack it, then that will be of great help. For example, environment के questions मुझे लगता है कि बहुत ऐसे हैं
कि रिपीट मतलब वो टेम्पलेट सेम रहता है. फॉर एग्जांपल एनिमल्स कहाँ पाए जा रहे हैं, कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीशीज़ कहाँ है. तो ऑल दिस शुड बी ऑन योर टिप्स एंड आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर प्रीलिम्स. अगर हम अपकमिंग प्रीलिम्स की बात करें कि इन द नेक्स्ट 15 डेज व्हाट यू शुड डू, सो सबसे पहले तो यू शुड नॉट टेक एनी स्ट्रेस. अब आ रहा है एग्ज़ाम, सबके लिए आ रहा है, आपके लिए भी आ रहा है. अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आपने पढ़ाई की है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इन दिस एग्ज़ाम. बहुत कॉमनली ऐसा लगता है हमें कि हमने कुछ पढ़ाई नहीं की, कुछ आ नहीं रहा है, एक बहुत ही डीमोटिवेटेड फीलिंग आना प्रीलिम्स के एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले. दैट इज़ वेरी कॉमन एंड ट्रस्ट मी, बिफोर द प्रीलिम्स इवन आई वॉज फ्रीकिंग आउट कि मतलब आई वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ द प्रीलिम्स and I could not clear the prelims before, so it was like मेरा क्या होगा. But the thing is that you've read it, things are in the back of your head and you will be able to solve it. अभी लास्ट 15 डेज में आप क्या क्या कर सकते हो, तो एक चीज़ तो आप ये कर सकते हो कि अपने स्टैटिक पोर्शन को आप रिवाइज कर सकते हो. वाई स्टैटिक पोर्शन इज़ बिकॉज स्टैटिक पोर्शन ऐसा है जो कि चेंज नहीं होगा, वो बिकॉज दैट इज़ वाई इट इज़ सेट स्टैटिक. तो स्टैटिक में आप कमांड रख सकते हो अपना. स्टैटिक में आपको इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस का नीड नहीं है और एक बार आप रिवाइज कर लोगे. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री यू कैन, द समरी यू कैन रिवाइज. ज्योग्राफी में आई थिंक यू मस्ट रिवाइज द मैप्स एंड द एटलस. मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो वो स्कोरिंग होता है, दूसरा उसमें मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि ईजिली आप कर सकते हैं अगर आपने मैप्स अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं. तो आई थिंक दीज आर द 2 एरियाज़ जहाँ पे आपको एक्सट्रीमली फोकस करना चाहिए लास्ट 10 डेज़ में. आप थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है लास्ट 10 डेज़ में कोई मॉक करना कोचिंग का वो उतना एडवाइजेबल नहीं रहेगा, बिकॉज इफ़ यू गेट लो मार्क्स देन यू माइट गेट डीमोटिवेटेड एंड दैट इज़ नॉट गुड. यू शुड नॉट पुट योर सेल्फ इन पोजिशंस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन और हार्म जहाँ पे आप खुद से खुद को डिमोटिवेट करें. आप मोटिवेटेड रहिए एकदम और आप देखते रहिए कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है. एक कामनेस बना के रखिए और बस हो जाएगा. एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ द रेंज ऑफ द क्वेश्चंस यू विल अटेम्प्ट एंड while it is said that you should not go to the exam with any preconceived notions, बट ऐसा मैंने अपने लिए फील किया अपने एक्सपीरियंस में कि इन द फर्स्ट प्रीलिम्स आई अटेम्प्टेड अराउंड less than 80 questions in 70s and that was not well, and in mocks also when I attempted questions in 70s then I could not score well, but if I attempted more than 90 then every time I used to score well. तो मैंने भी ये कहीं ना कहीं सोचा था कि 90 प्लस क्वेश्चंस करना शायद मेरे लिए फेवरेबल रह रहा है, मेरे शायद गेसेस बेटर वर्क कर रहे हैं अगर मैं ज़्यादा करूँ तो आप एक हल्का सा आइडिया रखिए अपने रेंज का कि कौन से रेंज में आपके बेस्ट मार्क्स आ रहे हैं. डेफिनेटली पेपर देख के उस दिन उस मोमेंट पेपर इजी है डिफ़िकल्ट है उसमें बहुत मैटर करेगा, बट जस्ट नोइंग दैट मे बी अटेम्प्टिंग अ फ्यू मोर क्वेश्चंस कैन गिव यू गुड मार्क्स. तो एक थोड़ा सा अपने ब्रेन में बना के रखिए और बाकी CSAT की प्रिपरेशन तो करना ज़रूरी है ही. तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर प्रीलिम्स फ्रॉम माई साइड. नाउ कमिंग टू द सेकेंड फेज ऑफ दिस एग्ज़ाम, दैट इज़ द मेन्स एग्ज़ाम. Now the mains exam is very important because the mains exam will decide your rank. तो इसलिए मेंस पे फोकस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड मेंस पे फोकस करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ फर्स्टली आई विल स्टार्ट बाय सेइंग कि आप एक बहुत मैकेनिकल अप्रोच ना रखें मेंस के लिए. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु एडवोकेट कि आप स्टार्टिंग में ही आंसर राइटिंग करने लग जाएं और आप स्टार्टिंग से ही मेंस के नोट्स बनाने लग जाएं. बट द मेयर फैक्ट इज़ दैट आप स्टार्टिंग में इतने न्यू होते हैं कि आप नोट्स जो बनाएंगे वो डेफिनेटली उतने बेटर लेवल के नहीं बनेंगे जो हमें चाहिए मेंस के लिए. और अगर आप आंसर्स लिखेंगे तो आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि आप क्या आंसर लिख रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे you will just start copying answers from websites and you'll think you're writing answers, but actual में आप बस नोट्स ही बना रहे हैं और अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं. तो फॉर मेंस आई से दैट अगेन स्टार्ट बाय द स्टैटिक पोर्शन. आप
अपने सबसे पहले अपने सिलेबस को 4 नोटबुक्स में डिवाइड कर लें. Now these notebooks would be GS1, GS2, GS3 and GS4. Now these will be your notebooks. Either you can make them online or you can make them in a hard copy format. I made them online. तो अभी क्या है, वो नोटबुक्स आपके वैल्यू एडिशन के लिए हैं. सो आई डिड नॉट मेक एनी सेपरेट नोट्स फॉर ईदर प्रीलिम्स और मेंस. I just made notes of topics for which you have to add value, or topics which can fetch you more marks, or topics which are not there, not present in books. जो बुक में है वो sufficient है, बुक में लिखा ही है, तो उसको like according to me, I think मुझे बहुत tiring लगता था notes बनाना, so I used to avoid making notes because मैं थक जाती थी and then my entire day would be ruined, and I just note making did not go with me. But if you're someone who likes to make notes और जिसको याद ही notes बना के होता है, तो then you can definitely make notes. तो अभी notes बने हो नहीं बने हो, लेकिन ये 4 notebooks आपके पास ज़रूर होनी चाहिए 1, 2, 3, 4 की. Now 1, 2, 3, 4 में अब आप broad areas divide कर लेंगे. For example मैं कहूँ GS1 में, तो GS1 में आता है society. अब आप इसमें लिखेंगे क्या इन notebooks में? So I'd say here you have to write data, and the most important thing is examples. So examples, why examples? Because examples एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके आंसर में फ्लेवर डाल देती है. पता लगता है कि he or she knows this subject very well. And where will you get these examples from? तो वो examples आपको आपकी डेली लाइफ में मिलेंगे, डेली न्यूज़पेपर में मिलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल कल ही मैं सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ देख रही थी दैट अ वुमेन वाज नॉट अलाउड टू एंटर अ रेस्टोरेंट बिकॉज शी वाज वेयरिंग अ साड़ी. एंड this was a news hyped up and my dad forwarded it to me, I think. तो ये एक बहुत ही मामूली और बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगे शायद, लेकिन you can use this as an example. You can use this as an example in society, and you can use this as an example in ethics. और आप एक लाइन लिखेंगे एग्जाम्पल, और एग्जामिनर ने भी डेफिनेटली वो न्यूज़ देखी ही होगी क्योंकि वो ऐसे सोशल मीडिया में पॉपुलर हो रही है. तो व्हेन द एग्जामिनर वुड सी कि अरे आपने तो वही लिखा है जो उन्होंने देखा था, तो ही वुड फील हैप्पी एंड ही वुड गिव यू मार्क्स. तो दिस इज़ वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जाम्पल्स लाइज इन. तो एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में आप डेटा फैक्ट्स साथ में ज़रूर इंक्लूड करेंगे. फॉर एग्जांपल सोसाइटी में हेल्थ का क्या लेवल है, एजुकेशन लिटरेसी कितनी है, बेसिक पॉइंटर्स. फिर ऐसे GS2 में आप नोट्स बनाएंगे केसेस और जजमेंट्स के, कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में क्या कहा है, ये एक लाइन में आपके पास रेडी होना चाहिए. और कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत अच्छी लाइंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल एक फेडरलिज्म के लिए लाइन थी, दैट फेडरलिज्म इज़ लाइक अ पर्ल नेकलेस. तो वो जो धागा है वो सेंटर है एंड उसमें जो मोतियाँ हैं पिरोई हुई वो स्टेट्स हैं. तो आई रियली लाइक दैट लाइन एंड आई नोटेड इट डाउन इमीडिएटली. आई डोंट नो वेयर आई रेड इट एंड आई यूज दैट लाइन इन माई आंसर ऑल्सो. तो आपके पास सारे जजमेंट्स होने चाहिए. बहुत सारे जजमेंट्स बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन हम एकदम ही भूल जाते हैं आंसर राइटिंग के टाइम कि हम मेंशन करें उन जजमेंट्स को. बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट हैं, एंड आप सबको पता है राइट टू इक्वालिटी सबको पता है, लेकिन हम फिर भी उसको आंसर में लिखना भूल जाते हैं. तो दिस इज़ वेयर योर नोटबुक विल हेल्प, क्योंकि आपके पास ये रेडी रेफरेंस होगा, आप बार बार इसको देखेंगे एंड इसी नोटबुक को आप अपने मेंस एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ करेंगे. क्योंकि आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ चुके हैं प्रीलिम्स में, आपको आता है प्रीलिम्स. व्हाट इज़ नीडेड इज़ ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको अपने आंसर में इनकलकेट करने हैं, एंड वो तभी आएंगे जब आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले सुबह वो छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ के जाएंगे, एंड बस जाके आपके फ्रेश मेमोरी में रहेंगे, आपके आर्टिकल्स फ्रेश रहेंगे, DPSP आपके फ्रेश रहेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब इतने इंपॉर्टेंट हैं. आप इनको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में डेफिनेटली लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एंड आई थिंक मैंने कम से कम 3-4 कंक्लूजन्स में SDGs को यूज़ किया है. तो बस ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उसको एकदम याद कर डालिए. नाउ दिस डेटा जो आप नोट करें, फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमी का डेटा नोट करें, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन प्रीलिम्स एंड ऑल्सो हेल्प यू इन इंटरव्यू स्टेज. क्योंकि प्रीलिम्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि हाईएस्ट स्टेट में कौन सा सीरियल है, या इकोनॉमी का GDP कितना चल रहा है. इफ़ यू हैव दैट डेटा फॉर मेंस,
then you already know the answers for prelims and you can also use it for your interview. आपसे कोई सवाल पूछा कि how is the economy doing, तो आप तुरंत डेटा बता सकते हैं कि सर इतना इतना है GDP and they will feel impressed कि हाँ this person knows the answer. तो आपने बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे से ब्यूटिफाई कर दिया है अपने आंसर्स को. The second thing that I'd say in the mains exam is about answer writing. Now, when to begin answer writing is, I think, the biggest question here in the UPSC examination, and I'd say never begin answer writing on the first day unless you have been reading in your college and graduation days. यहाँ आपके पास ऐसा गाइडेंस है जो आपको हेल्प कर रहा है आंसर राइटिंग में. अनलेस ऐसा कुछ नहीं है तो आप फर्स्ट डे पे स्टार्ट करके आंसर राइटिंग यू जस्ट फूलिंग योर ओन सेल्फ, क्योंकि आपको भी पता है दैट यू आर नॉट एट दैट स्टेज वेयर यू कैन राइट द आंसर. तो आंसर राइटिंग स्टार्ट करें स्टैटिक पोर्शन से, नेवर जंप स्ट्रेट अवे इनटू करंट अफेयर्स फॉर आंसर राइटिंग, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा डायनेमिक चीज़ है जो कि एक ब्रॉडर और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहता है. एंड जब तक आप स्टैटिक पोर्शन में कमांड नहीं रखेंगे तब तक आप करंट अफेयर्स के आंसर्स नहीं लिख पाएंगे. तो आप सबसे ईजिएस्ट स्टैटिक पोर्शन से स्टार्ट करें आंसर राइटिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको हिस्ट्री अच्छा लगता है तो आप हिस्ट्री में आपने पढ़ा, आपने गांधीयन फेज़ पढ़ लिया मान लीजिए, तो आप उसी दिन रात को गांधीयन फेज़ पे 2 आंसर्स लिख के सोइए. तो जो आपने पढ़ा है वो आपका रिवाइज़ हो रहा होगा और आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही होगी. एंड ऐसा मैंने भी किया था. इवन राइट नाउ बिफोर द इंटरव्यू व्हेन आई थॉट आई शुड बी प्रिपेयरिंग आगे, तो आई वाज राइटिंग आंसर्स फॉर हिस्ट्री ओनली. तो ऐसा करने से एक तरह से हिस्ट्री आपका मजता जाएगा, आपकी पढ़ाई भी होती जाएगी एंड आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी. ऐसे करते करते जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस दिन, भले आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, जस्ट पिक अप 2 क्वेश्चंस एवरी डे एंड राइट इट डाउन. ठीक है, ये आपका डेली रूटीन में, क्या तो आप दोपहर में सोने, लाइक आई यूज़ टू स्लीप इन द आफ्टरनून, सो आई यूज़ टू वेक अप एंड राइट 2 आंसर्स. ऐसा मैंने स्टार्ट किया था. डेफिनेटली ये ऐसी चीज़ है जो कि हम बीच बीच में छोड़ देते हैं. हम 4 दिन लिखते हैं आंसर्स, फिर 5वें दिन वी फील लेज़ी दैट नहीं लिखना है. बट ट्राई टू कंटिन्यू इट जितना हो पाए. आप हफ्ते में 3 दिन रखें आंसर राइटिंग के लिए, आप 2 दिन रखिए, सैटरडे संडे करिए, बट डू इट फॉर श्योर एंड डोंट डू इट फ्रॉम एरियाज दैट यू हैव नॉट रेड. डू इट फ्रॉम एरियाज जो आपने अभी भी प्रिपेयर किए हैं. इवन उसके बाद आप करंट अफेयर्स पे मूव करिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिटी पढ़ा एंड करंट अफेयर्स में कोई न्यूज़ आई है गवर्नर रिलेटेड या एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड, तो देन आई थिंक देन यू विल बी केपेबल इनफ टू राइट आंसर्स फॉर करंट अफेयर्स. और ऐसे करके इन 2 फेजेज़ में आपकी आंसर राइटिंग चलेगी. देन उसके बाद जब आपका करंट अफेयर स्टैटिक सब हो गया है तो फिर आप एक कॉम्पोजिट आंसर राइटिंग करिए. आप फुल टेस्ट दीजिए, आपका हिस्ट्री ख़त्म हो जाए आप हिस्ट्री का फुल टेस्ट दीजिए, ज्योग्राफी ख़त्म हो जाए ज्योग्राफी का फुल टेस्ट दीजिए. बट बिल्कुल भी ओवरबोर्ड नहीं जाना है, आराम से चलना है. बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कि 10-10 आंसर लिख रहे होंगे रोज़, हफ्ते में 3 टेस्ट दे रहे होंगे. देखिए, ऑल दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड यू शुड नॉट ट्राई टू ओवरबर्डन योर सेल्फ की जिससे आप ही को एंजाइटी होने लग जाए. तो संभल के चलना है, लिखते हुए चलना है. एंड इन द मेंस एग्ज़ाम वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द एसे एंड एथिक्स पेपर. इसके लिए आई विल ऑल्सो टॉक सेपरेटली एंड इलेबोरेटली इन अनदर वीडियो. But I'd say that don't neglect these papers. These are very important and I think these are the papers which might have saved me. I don't know yet. But for essay, I think I worked really hard for essay because I somehow knew that essay could be an area of my strength. तो इसलिए essay में मैंने सोचा आपके जो strong points हैं उसको आपको और strong करना चाहिए और वहाँ आपको you should make sure that this is my strength, so I am definitely going to get my marks here. तो इसलिए essay में I picked up a few topics. For example, 5 to 10 topics. I picked up around 10 topics. The topics can be health, education, women, science and technology, social media. These are the 5 topics that are currently coming to me right now. तो आप इन टॉपिक्स पे एक ब्रॉड फ्रेमवर्क्स बना लीजिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो ऐसे ऐसे इंट्रो लिख सकते हैं, कोई स्टोरी अच्छी दिखे तो स्टोरी लिख सकते हैं. एंड यहाँ पे भी आपके वो एग्जांपल्स काम आएंगे जो आपने अपनी 4 नोटबुक्स में बनाए हैं जीएस की.
तो आपके पास मटेरियल रेडी होना चाहिए एसे के लिए, बेसिकली कोटेशंस रेडी होने चाहिए. एंड सेम गोज़ फॉर एथिक्स. जस्ट बी प्रिपेयर्ड विथ फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, डेटा, स्टोरीज, एनीथिंग दैट यू कैन हैव apart from the static syllabus. Be prepared with that, and I think that would be good enough for the mains exam. Now I'd like to talk about the interview preparation. And I think interview was the stage जिसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है इस पूरे एग्ज़ाम में. Firstly because the interview got delayed because of the COVID-19 pandemic, and secondly because I was very very scared of the interview. I was very conscious if I'd be able to speak in front of the board or not. तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे पहले आपका मेंस एग्ज़ाम ख़त्म होता है, उसके बाद ही आप अपनी थोड़ी तैयारी करना शुरू कर दें एट द बैक ऑफ योर माइंड. एंड ये तैयारी कैसी है, तो मैं इसको 2 एरियाज़ में बांटूंगी. एक है अपना DAF DAF फॉर्म, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है विच यू विल फिल, एंड द सेकेंड इज़ द करंट अफेयर्स एस्पेक्ट. सो now preparing for the DAF is actually the most detailed part of the interview preparation because sometimes we don't know ourselves that well and we have been living, हम पूरा अपना जीवन हमारा चलता जाता है लेकिन हम क्वेश्चन नहीं करते हैं कि ये चीज़ ऐसी क्यों है. For example, I came from a medical background, so I had to thoroughly prepare medicine and everything that I had read, my background बिकॉज पैंडमिक भी हुआ था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर इन जनरल. तो आपका जो भी सेक्टर है, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, अगर आप हिस्ट्री में ग्रेजुएट हैं, तो जो भी आपका एक सेक्टर है, आप उस सेक्टर को डिलिनेट करें और आप उस सेक्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें. इसके लिए आपको दिस इज़ वेयर note making comes into play, and I think this is the only stage of the preparation जहाँ पे मैंने notes बनाए इंटरव्यू के लिए. I made proper notes, I made them online. So start by preparing certain questions for yourself. For example, अगर आपका कोई कॉलेज है, then start by कि ये कॉलेज का नाम क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ था, क्या इसका मोटो क्या है, क्या आप उस मोटो को लिव बाई करते हैं, आपने क्या सीखा अपने कॉलेज में, आपने क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अपने कॉलेज में, आपको क्या फ़ायदा हुआ उससे, एंड हाउ विल दीज एक्टिविटीज़ हेल्प यू इन योर सर्विसेज इन योर लाइफ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. सो आपको एक होलिस्टिक पिक्चर हर एरिया की बनानी है. दैट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम योर नेम इटसेल्फ. आप लाइक फॉर माई सेल्फ, माई फर्स्ट क्वेश्चन इन द इंटरव्यू वॉज, ओके अपाला, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम. एंड थैंकफुली आई हैड प्रिपेयर्ड इट वेल बिकॉज बचपन से लोग मुझसे मेरे नाम का मतलब पूछते आ गए हैं. सो दैट वॉज एन एरिया विच आई न्यू कि पक्का ये तो फर्स्ट क्वेश्चन होएगा ही. तो देर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच यू कैन वाउच फॉर कि ये तो मतलब 90% पूछेंगे ही. बट देर आर ऑल्सो सर्टेन एरियाज जहाँ पे आप ओवर प्रिपेयर्ड होके जाएँ बट वो ना भी पूछें. तो दैट unpredictability is there. For example, I was not asked any question on the health sector. कोविड के बारे में भी मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था. But I was asked a lot of questions on army because my father was in the army and my brother is also in the army. So एक army एक ऐसा sector था जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से prepare करना पड़ा. Even in the mock interviews that I had given, everyone had asked about the army. तो आप अपने फादर का ऑक्यूपेशन, अपनी मदर का ऑक्यूपेशन, आपने क्या सीखा अपने पेरेंट्स से, ये सारे सेक्टर्स आपके पास रेडी होने चाहिए और उनके डिटेल्ड नोट्स होने चाहिए आपके पास. इंटरव्यू में एक डेप्थ मांगते हैं वो. एंड ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा, ये बात मुझे पहले ही कहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में कोई ज़रूरत नहीं है कुछ पढ़ने की, जस्ट गो, इट इज़ द टेस्ट ऑफ द पर्सनैलिटी. एंड even to me, when I was starting the interview preparation, I had called up a few people and I got this response कि कुछ नहीं पढ़ना है. But the thing is that it is definitely a test of your personality. That is 100% true. But you should have substance in yourself. You cannot go there blank, not knowing who you are. And for that you need to prepare. क्योंकि आप कितने भी अच्छे और intelligent candidate हों, किसी को भी अपने बारे में 100% नहीं पता होता है. आई थिंक मे बी हम ऐसे पढ़ते चले आ रहे होते हैं कि हम अपनी सराउंडिंग्स के बारे में उस तरह की इंफॉर्मेशन में गैप्स रहते हैं कुछ. फॉर एग्जांपल अबाउट द आर्मी, आई रियलाइज दैट आई हैड वेरी लिटिल नॉलेज वाइल आई यूज्ड टू थिंक दैट आई नो एवरीथिंग. तो आई यूज्ड टू सिट विथ माई फादर
एंड हम लोग बैठ के डिस्कस करते थे इश्यूज़ लाइक women in the army, what are the ranks of the army. And since my father was in the army, in one of the mock interviews I was asked, okay, your father is in the army, tell me the ranks in the air force, tell me all the ranks. And I was taken aback, and then I realized that it is something that I should have prepared, because that is like a direct question कि army का पता है तो navy और air force का भी पता होना चाहिए. In a lot of places I was asked about women getting entry in NDA. I was even asked about UN peacekeeping. So it can become very vast, and you have to actually brainstorm कि कौन सा एरिया है जहाँ पे आप अच्छे से प्रिपेयर करें, कौन सा एरिया आपसे पूछा जा सकता है. आपको कंटिन्यूसली एक थिंकिंग मोड में रहना है. इवन रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री, यू नो, दे कैन आस्क a lot of things कि क्या होता है, what is the evolution of teeth and anything like that. So DAF must be prepared very, very thoroughly. And the second thing is your optional. So the optional also needs to be prepared very thoroughly. They can ask anything. Like in my interview, one member was completely asking only about the optional, and that also there were very analytical questions कि कल्चर क्या होता है, लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म क्या होता है. सो there were a lot of analytical questions which was somehow somewhere related to anthropology, and that went on for entire 15 minutes in my interview. तो ये आपका प्रिपरेशन फेज़ बहुत ज़रूरी है. एंड द थर्ड थिंग इज़ द करंट अफेयर्स. तो इंटरव्यू में यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन करंट अफेयर्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स. दिल से आपको पढ़ना पड़ेगा. मेंस में, प्रीलिम्स में फिर भी यू कैन जस्ट रीड थिंग्स एंड गेट थ्रू, बट इन इंटरव्यू यू नीड टू अंडरस्टैंड देम विथ योर कंप्लीट हार्ट. तो जो भी न्यूज़ आ रहा है, यू स्टार्ट वॉचिंग द न्यूज़. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज़ टू वॉच बियॉन्ड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, and just RSTV is there. Start watching the debates on RSTV. Just start gathering news and information and become that person जिससे कोई भी न्यूज़ के बारे में कहेंगे तो आप अपना ओपिनियन कह सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं. आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप एक ऐसे इंसान बने इंटरव्यू प्रिपरेशन के एंड तक, जिससे कोई फ्रेंड आए पूछने के लिए कि यार ये क्या इशू है, ये एग्रीकल्चर बिल्स का क्या इशू है, एंड यू कैन एक्चुअली सिट एंड एक्सप्लेन इट टू देम कि हाँ यार ये इशू है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ. तो ये था प्रिपरेशन एस्पेक्ट. अब आता है इंटरव्यू डे का और इंटरव्यू देने वाला एस्पेक्ट. नाउ यू नीड टू नो हियर कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, जस्ट लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम. तो स्ट्रेंथ में यू शुड नो कि आपको ऐसे किसी के सामने बोलने में डर लगता है, और यू गुड एट स्पीकिंग और यू गुड एट कन्विंसिंग. Sometimes people speak very fast out of anxiety, and that happened with me also, and I used to control my pace कि धीरे धीरे बोलेंगे तो